हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एल क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मैं राजेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। और आज की जो हमारी क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत खास होने वाली, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे 24 जनवरी का करंट अफेयर्स। आज तारीख है 24 और आज बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको याद रखनी है, क्योंकि आज की क्लास इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं अपन 24 जनवरी का इतिहास। और 24 जनवरी के इतिहास में जो सबसे काम की बात है वो ये कि आज जो है वो है गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ध्यान रखना ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बोलते हैं इसको, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि 24 जनवरी जो है वो किस लिए मनाया जाता है। तो एक तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, और उसके अलावा क्योंकि 26 जनवरी आने वाला है और 26 जनवरी 1950 की अगर हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 के अंदर जो है हमने हमारे संविधान को जो है अंगीकृत करके और हमने जो इसको अडॉप्ट कर लिया था और भारत जो है गणतंत्र बना। तो उससे पहले कुछ प्रोसेस हुए और वो प्रोसेस जो है वो 24 जनवरी 1950 को हुए। तो ध्यान रखना 24 जनवरी 1950 को दो काम हुए। एक तो क्या हुआ, एक तो ये हुआ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इनको आज ही के दिन जो है पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था आज ही के दिन। पहले राष्ट्रपति के रूप में आज ही के दिन जो है इनको चुना गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 24 जनवरी 1950 की बात है। और अगर हम बात करें दूसरी चीज के अंदर तो ध्यान रखना जन गण मन, अगर आपको पता है कि क्या है ये तो आप एक भारतीय नागरिक हैं सच्चे, क्योंकि आपको ये पता है। तो जन गण मन जो है जन गण मन जो है इसको जो है हमने राष्ट्रगान राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। ठीक है, राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था कब, तो 24 जनवरी को। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, जनगण मन तो राष्ट्रगान है। और ध्यान रखना वंदे भारत जो है, वंदे भारत की अगर हम बात करें तो वंदे भारत जो है ये हमारा राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत है ये। और राष्ट्रगान जो है वो है जनगण मन। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को ध्यान रखना। अच्छा, जनगण मन के बारे में एक बात बताता हूं आपको मैं, राष्ट्रगान के बारे में एक बात बताता हूं। सबसे पहले हमारा जो राष्ट्रगान है वो लिखा किसने है, तो ध्यान रखना रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर जो है इन्होंने जो है राष्ट्रगान लिखा है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक नहीं बल्कि दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है। एक तो लिखा है भारत का, ठीक है, देखो किस किस का लिखा है मैं आपको बताता हूँ। एक तो लिखा है इन्होंने भारत का, है ना, जिसको अपन बोलते हैं जनगण मन, जनगण मन। और एक लिखा है इन्होंने बांग्लादेश का, एक लिखा है इन्होंने बांग्लादेश का, जो कि है हमार सोनार बांग्ला, जो कि है हमार सोनार बांग्ला। ये भी जो है किसने लिखा है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रगान के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि राष्ट्रगान को जो है सिनेमा घरों के अंदर, सिनेमा घर में चलाया जाता है। ठीक है, और सिनेमा घर में जो चलाया जाता है ये आदेश किसने निकाला था, तो ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने निकाला था। और वो जजेस जो है वो राजस्थान से संबंधित है, इसलिए आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट में जो है आदेश है। और सुप्रीम कोर्ट के जज जो जिन्होंने ये निकाला, तो एक तो थे इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जज जिनका नाम है दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा। एक तो है दीपक मिश्रा और दूसरे जो है वो है अमिताभ रॉय। ठीक है, अब ये अपने राजस्थान से संबंधित है इसलिए आप इनको ध्यान रखना। न्यायमूर्ति कौन, तो अमिताभ रॉय। और इन्होंने ही ऑर्डर निकाला था कि जो है सिनेमा घरों के अंदर राष्ट्रगान चलेगा और सबको खड़ा होना पड़ेगा।
तो वो यही इंसिडेंट है। तो 24 जनवरी को एक तो राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, और दूसरा जो है जनगण मन, जिसे हम राष्ट्रगान के रूप में जो है इसी दिन अपनाया था। ठीक है, तो ये बातें जो है आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अपन जो है अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि अपना क्वेश्चन जो है वो पहला क्या है। ठीक है, चलिए, तो हमारा पहला सवाल जो है, देखिए क्या है। तो पहला सवाल है कि राज्य की किस सिंचाई परियोजना के तहत निर्माणाधीन अकावद बांध की नहरों के पानी को मोबाइल से संचालित जो है, नहरों को जो है किससे संचालित किया जाएगा, तो नहरों को संचालित किया जाएगा किससे, तो मोबाइल से। तो ये हमें जो है इसके अंदर समझना है कि भाई क्या है क्या नहीं है, तो इसके बारे में अपन थोड़ी सी बात करते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि ये अकावद बांध जो है वो है कहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ पे। तो सबसे पहले हमने देखा कि एक नदी जारी है जिसका नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी है ये, तो ये नदी है चंबल नदी। मैं इसको अलग पेज पे बनाता हूँ। ठीक है, देखिए एक नदी है जो कि है कुछ इस प्रकार से बहती हुई जा रही है, और वो है चंबल नदी। चंबल नदी, चंबल नदी के अंदर से ही एक नदी आके जो है वो इसके अंदर आके मिली, और वो है काली सिंध। काली सिंध कहाँ से आई, तो ये आई मध्य प्रदेश से। ठीक है, और ये फिर कहाँ आती है, तो ये आती है झालावाड़। झालावाड़ के बाद में यहाँ पे आता है इसके अंदर बारा। ठीक है, और ऐसे आती है काम के बाद अपने यहाँ पे, और ये है नौनेरा बैराज। नौनेरा बैराज, और यहाँ पे आके ये कोटा के अंदर है नौनेरा बैराज, और नौनेरा बैराज के अंदर आके जो है ये चंबल से मिल जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद में एक नदी है हमारी, वो भी एमपी से आ रही है, और वो नदी आके यहाँ मिलती है, और उस नदी का नाम है परवन नदी। कौन सी नदी है, तो ये है परवन नदी। इस परवन नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, जिस बांध का नाम है अकावद बांध। अकावद बांध क्या नाम है, तो ध्यान रखना अकावद बांध। अब हुआ क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो है अकावद बांध जो है ये यहाँ पर है, और इसके अंदर जो हमारा परवन नदी है ना, परवन नदी जो है सिंचाई परियोजना है। परवन नदी के ऊपर ही जो है सिंचाई परियोजना भी चल रही है, आपको पता है। और इस सिंचाई परियोजना से लाभान्वित कौन कौन से जिले होने वाले हैं, सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले जिले कौन कौन से हैं, तो कोटा है, बारा है, और झालावाड़ है। कोटा है, बारा है, और क्या है, तो और है झालावाड़। ठीक है, दूसरी काम की बात हमारे लिए क्या है कि इसके अंदर अभी रिसेंट के अंदर जो है स्काडा सिस्टम लगाया गया है ना। स्काडा, स्काडा जो है सिस्टम, स्काडा सॉफ्टवेयर है वैसे, और स्काडा सिस्टम, सिस्टम ना लिख के हम लिखते हैं स्काडा विधि का प्रयोग करा जा रहा है। अब स्काडा क्या है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। स्काडा जो है एक सॉफ्टवेयर है, बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। जिस तरीके से मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर आप करेंगे तो मैकेनिकल के अंदर ऑटोकेड करते हैं डिजाइनिंग के लिए, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो ब्रांच है उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, वो होता है स्काडा सिस्टम। स्काडा क्या करता है कि कोई भी काम जो मशीन मैनुअली करनी पड़ती है जाके, जैसे वॉल खोलना, ये सब कुछ, उसका सब कुछ ऑटोमेशन कर देता है, मतलब ऑटोमेटेड कर देता है कि आप कंप्यूटर से बैठे बैठे उसका वॉल खोल दो। कहाँ काम में आता है, कैसे काम में आता है, इसे मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये डैम हमने बनाया, अब ये डैम के अंदर जो है हमको पानी भरा हुआ है और ये पानी छोड़ना है। अब पानी छोड़ने के लिए गेट खोलना पड़ेगा। गेट खोलने के लिए हम क्या करेंगे, जाके लीवर घुमाना स्टार्ट करेंगे, फिर गेट खोलेंगे। अब मालूम पड़ा कि हमको केवल थोड़ा सा ही पानी रिलीज करना है। ठीक है, अब जो गया है गेट खोलने वाला, उसको क्या मालूम कि कितना प्रेशर आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि ऑटोमेशन कर देते हैं। ऑटोमेशन के अंदर यहाँ पे सेट कर देते हैं कि इस गेट को इतना खोला जाए कि पानी का प्रेशर इतना हो जाए। तो जैसे हम प्रेशर सेट खोलेंगे, गेट जो है वो ऑटोमेटिकली उसी के अनुसार जो है वो खुलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसको जो है फिर हम किससे कंप्यूटराइज उसको कंट्रोल कर लेते हैं, वो है स्काडा सिस्टम। और वही स्काडा सिस्टम जो है वो इसके अंदर लगाया गया है, जो परवन सिंचाई परियोजना चल रही है इसी के अंदर। और इसी के अंदर जो नहरें जाएंगी, इसी के अंदर जो नहर जाएंगी, उनको जो है मोबाइल से संचालित करा जाएगा। जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर से काम करा जा रहा है, तो वो मोबाइल से संचालित करी जाएगी। मोबाइल का मतलब वही कि जो स्काडा सॉफ्टवेयर है वो फोन से ऑपरेट हो जाएगा कि नहरों के अंदर जो है किस लेवल तक का हमको पानी छोड़ना है, वो सब कुछ जो है वो इसके अंदर कर दिया जाएगा। तो वो जो है परवन सिंचाई परियोजना है, वो सारी जो कौन सी सिंचाई परियोजना है, तो वो परवन सिंचाई परियोजना है, जिसके अंदर सारा का सारा काम हो रहा है। काम की बात ध्यान रखना, एक अभी रिसेंट के अंदर भारत सरकार जो है अभी रिसेंट के अंदर एक जल सुरंग बना रही है। ठीक है,
केंद्र सरकार की है, ध्यान रखना, जल सुरंग। राजस्थान की तीसरी और भारत की राजस्थान में बनने वाली पहली। कितने किलोमीटर की है? तो 8.17 किलोमीटर की है। और इससे क्या होगा? तो इससे जो है 12 और आसपास के गांव के अंदर जो है जलापूर्ति करी जाएगी। जलापूर्ति यानी पानी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा फुलफिल करा जाएगा, पीने का पानी, और उसके लिए जो है जल सुरंग बनाई जा रही है अकावत बांध से बाना के बीच में। ठीक है, तो ये भी थोड़ी सी बात ध्यान रखना। ऑलरेडी हमारे यहाँ पे कहाँ कहाँ जल सुरंग है अगर हम बात करें तो देखो, जल सुरंग हमारे यहाँ पे एक तो आपको पता है कहाँ पर है, तो एक तो है सेई परियोजना के अंदर, सेई जल सुरंग है, जो कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है आपके जवाई बांध तक। ठीक है, दूसरी है आपकी मानसी वाकल के अंदर, और तीसरी जो है वो आपके ये बनने वाली है जल सुरंग, जो 12 से बनेगी। केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, इसको ध्यान रखना। अगर हम बात करें यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी हमारा आंसर क्या हो गया? तो अभी हमारा हो गया परवन सिंचाई परियोजना जो है वो ये हमारा आंसर हो गया, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करें अगर हम ERCP, जिसको आप बोलते हैं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, यानी ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, ERCP जिसको हम बोलते हैं वो, और इसके अंदर जो है टोटल इसकी बात करते हैं, पूरी ढंग से आपको समझाते हैं। देखो क्या है, तो चंबल की जो सहायक नदियां हैं इसको जोड़ के और नहरें जो है इसके अंदर निकाली जाएगी। तो ये जो है इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर चंबल की सहायक नदियों पर है ये। ठीक है, जैसे काली सिंध इसके अंदर है ना, कुनू इसके अंदर है, कुराल इसके अंदर है। ठीक है, तो ये कुछ जो नदियां हैं चंबल की सहायक नदियां, इनके ऊपर जो है ये बन रहा है ना। और कुनू है, कुराल है, काली सिंध है, पार्वती लिख लो इसके अंदर, जब वो आपको जहाँ सही लगेगा समझ में आ जाएगी नदी, और पार्वती। ठीक है, तो ये नदियां हैं जिनके ऊपर ये बनाई जा रही है। अच्छा, लाभान्वित कितने जिले होंगे? तो 13 जिले जो है वो इसके अंदर लाभान्वित श्रेणी के अंदर रहेंगे। इसके अंदर टोटल जो है वो 13 जिले हैं जो लाभान्वित होंगे, तो वो भी ध्यान रखना। और कौन इसको लेके आ रहा है? तो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है 90-10 के रेशो के अंदर, है ना। तो ये ध्यान रखना, 90-10 का रेशो जो है वो रहेगा इसके अंदर, 90:10, और 90 जो है वो केंद्र सरकार का रहेगा और 10% जो है वो राज्य सरकार का रहेगा। अब इसके अंदर जो है ERCP के अंदर क्या केवल राजस्थान इसके अंदर जुड़ा हुआ है? तो ध्यान रखना, राजस्थान नहीं है। केंद्र सरकार के अंदर राजस्थान के अंदर 2 राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? एक तो राजस्थान है इसके अंदर, पर इसका लाभ जो है वो मध्य प्रदेश को भी मिलेगा। तो मध्य प्रदेश जो है वो भी जो है इसके अंदर है। तो इसके अंदर ध्यान रखना, ERCP काफी फेमस सी परियोजना है, आपने खूब बार जो है इसके बारे में सुना होगा। तो ERCP के बारे में अपन ने बात कर दी। ठीक है, फिर उसके अंदर अगर हम बात करें नर्मदा नहर परियोजना, तो ये नर्मदा नहर परियोजना जो है ये आपको पता है कि कौन सी नदी के ऊपर है? तो ये नर्मदा नदी के ऊपर है। ठीक है, और राजस्थान के अंदर जो है प्रवेश लेती थी पहले जालोर से, पर अब जिला चेंज हो गया है और वो हो गया है अब आपका क्या? तो वो हो गया अब आपका ये सांचौर जो है वो जिला बन गया है। तो सांचौर जिले से प्रवेश होता है, ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर। मैं लिख देता हूं, सांचौर जिले से प्रवेश। ठीक है, नर्मदा नदी की बात करें। परियोजना के अंदर कौन कौन से राज्य हैं? तो राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। ये जिले जो है वो इसके अंदर लाभान्वित है। हमारे लिए आपने सुना होगा कि फव्वारा पद्धति जो है वो सबसे पहले यहीं पे लागू करी गई थी। फव्वारा सिंचाई पद्धति जो है वो यहीं पे लागू करी गई थी। बूंद बूंद भी कह सकते हैं आप कि बूंद बूंद सिंचाई परियोजना जो है वो भी कहाँ लागू करी गई थी? तो वो भी जो है वो यहीं पे लागू करी गई थी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें जो है आप ध्यान रखना। और उसके बाद में जो है अगर हम देखें, अगली है हमारी ईसरदा नहर परियोजना। और ईसरदा नहर परियोजना कहाँ पर है? तो ये है आपके सवाई माधोपुर के अंदर, सवाई माधोपुर के अंदर है। और किस नदी के ऊपर है? तो ये है बनास नदी के ऊपर, बनास के ऊपर। ठीक है, बनास के ऊपर है और ERCP के तहत बनाई जा रही है। ये नहर परियोजना जो है ये भी किसके तहत चल रही है? तो ERCP के तहत चल रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई, ये तीनों चारों परियोजना के बारे में हमने बात कर ली, और पूर्वी कैनाल के बारे में बात कर ली, परवन सिंचाई परियोजना के बारे में अपन ने यहाँ पे बात करी ली कि क्या है क्या नहीं है। अगले क्वेश्चन के अंदर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री ने कहाँ से
जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की पहली किस्त जो है वो जारी करी है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो ये ध्यान रखना भाई, है ना। और बात करते हैं इसकी। देखो, इसकी घोषणा जो है कब करी गई थी, तो इसकी घोषणा करी गई थी 2 बजट के अंदर। और बजट कौन सा, तो बजट था हमारा 2023-24 वाला ही, है ना। और 23-24 वाले बजट के अंदर घोषणा करी गई थी। नाम क्या है इसका, तो नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, जिसका नाम शॉर्ट नेम कर दिया है प्रधानमंत्री जन मन अभियान। इसका नाम क्या कर दिया है, प्रधानमंत्री जन मन अभियान। ठीक है, घोषणा करी है बजट के अंदर, पर ध्यान रखना इसको जो है 15 नवंबर 2023 का जो दिन था, है ना, 15 नवंबर 2023 जनजातीय गौरव दिवस जारी करा है सरकार ने। जनजातीय गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस मनाया सरकार ने। और कहां से मनाया है इस दिवस को, तो ध्यान रखना खूंटी। खूंटी कहां पर है, झारखंड के अंदर, और झारखंड के अंदर है खूंटी। और यहीं पे जो है इसकी फाइनली घोषणा करी थी कि भाई हम जो है ये सारी चीजें कर रहे हैं। और इसको जो है नवंबर के अंदर जो है मंजूरी भी मिल गई थी, जो हमारा बजट के बाद खूंटी के अंदर घोषणा करी। और उसके बाद में जो है 29 नवंबर 2023 को इसको जो है मंजूरी भी मिल गई थी इस योजना को, कि भाई ये योजना जो है वो हम लेके आ रहे हैं इसके अंदर, और बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी योजना है। ठीक है, और ध्यान रखना उसको मंजूरी मिल गई है। इसके अंदर क्या है, काम काम क्या बता देता हूं मैं आपको। अच्छा, कितनी अवधि के लिए आई है, तो ध्यान रखना अवधि है इसकी 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष के लिए आई है। और क्या करना है इसके अंदर, तो इसके अंदर जो है पक्के मकान बना के जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। किनको दिए जाएंगे, तो आदिवासी लोगों को। तो इसके अंदर कौन कौन से एरिया कवर्ड है, तो 18 तो राज्य हैं इसके अंदर कवर्ड, और एक जो है वो इसके अंदर है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, क्या करना है मुख्य तौर पे, तो मुख्य तौर के अंदर इसके अंदर क्या है, तो पक्का मकान बना के देना है। पक्का मकान के लिए कितने रुपए देंगे, 90,000। किनको देंगे, आदिवासी परिवार को। आदिवासी परिवार को जो है कितने रुपए दिए जा रहे हैं इसके अंदर, इसके तहत, तो मकान बनाने के जो है 90,000 रुपए जो है वो इसके अंदर दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब हुआ क्या है, तो अभी रिसेंट के अंदर 15 जनवरी 2024 जो गया, इसके अंदर जो है 540 करोड़ रुपए की पहली किस्त जो है वो जारी कर दी। कहां से करी है, तो ध्यान रखना कहां से करी है जारी, और कहां से क्या करा है, तो कहां से करी है, तो सरमानिया करके गांव है। कहां पर है, तो 12 के अंदर है, यानी हमारे राजस्थान के 12 से जो है इसकी पहली किस्त जो है वो जारी करी है सरमानिया गांव से। और ये ध्यान रखना, और राजस्थान के अंदर जितने भी जो है राजस्थान सरमानिया गांव 12 के अंदर एक ट्राइब रहती है सहरिया। ठीक है, सहरिया जनजाति रहती है, और सहरिया जनजाति के 13,350 लोगों को जो है रकम दी गई है। 13,350 लोगों को पहली किस्त दे दी है, पहली किस्त दी गई। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आप ध्यान रखना, ये सारी आपकी काम की स्क्रीनशॉट चाहो तो आप ले सकते हो। सरमानिया गांव 12 से जो है फाइनली पहली किस्त जो है सरकार ने जारी कर दी है। योजना का नाम महत्वपूर्ण है, घोषणा कहां से करी थी, तो ये जब जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था खूंटी के अंदर, तब बोला था कि भाई हम इस तरीके की स्कीम जो है वो लेके आएंगे, और 29 तारीख को इसको जो है फिर लॉन्च भी कर दिया, और इसकी पहली किस्त जो है वो अभी यहाँ पे दे भी दी। ठीक है, तो ये हमारे लिए काम की न्यूज थी। तो इसको आगे बढ़ते हैं और अपन अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा जो है वो किसे की गई है, और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है आगे, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। तो किसको दे रहे हैं अवार्ड, तो वो दे रहे हैं हम कर्पूरी ठाकुर को। ठीक है,
कर्पूरी ठाकुर को जो है अवार्ड दिया जा रहा है। अब अपन काम की बात करते हैं इसके बारे में, दो चार और कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई। सबसे पहले अगर अपन बात करें कि सबसे पहले हमने भारत रत्न दिया किसको था, तो देखो अगर हम ऑर्डर वाइज बात करें तो सबसे बड़ा अवार्ड है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा होता है। उसके बाद में भारत रत्न के बाद में फिर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है भूषण, और फिर आता है श्री। विभूषण, भूषण, श्री, ठीक है। तो ये क्रम है। तो सबसे सर्वोच्च सम्मान जो है वो कौन सा है, भारत रत्न। भारत रत्न पहली बार हमने कब दिया, किसको दिया, उसके बारे में बात करते हैं, है ना। तो भारत रत्न के बारे में बात कर रहे हैं अपन। भारत रत्न, भारत रत्न किसको दिया, तो सबसे पहला हमने दिया 1954 के अंदर, 3 जनों को एक साथ। कौन कौन, सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन, पहला दिया हमने 1954 के अंदर। किस किस को दिया था, तो सी राजगोपालाचारी, सीवी रमन और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण सबसे पहले हमने ध्यान रखना इनको दिया था। लास्ट कब दिया है, लास्ट अंतिम जो दिया है, अंतिम बार कब दिया था हमने, तो हमने दिया था 2019 के अंदर। अधिकतम कब दिया, तो अधिकतम दिया हमने 2019 के अंदर। अंतिम बार कब दिया, वो दिया 2019 के अंदर। किस किस को दिया था, तो एक तो दिया था हमने प्रणव मुखर्जी को, दूसरा हमने दिया नानाजी देशमुख, और तीसरा जो हमने दिया वो थे भूपेन हजारिका। इन्हों को दिया था, ठीक है। अब 2024 में दे रहे हैं हम किसको, तो वो दे रहे हैं कर्पूरी ठाकुर को। कौन है ये, तो ये जो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है। बिहार के जो है पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो रह चुके हैं ये कर्पूरी ठाकुर जो है वो इनका नाम है। तो इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा आप इनके बारे में ध्यान रखना। दूसरी काम की बात कि कर्पूरी ठाकुर का आज जब ये डिक्लेयर करा है, यानी 24 जनवरी 2024 को अगर अपन बात करें तो 100वां जन्मदिन है। और ये इनके जन्मदिन पे जो है घोषणा करी है सरकार ने कि इनको जो है अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। अब काम की बात हमारे लिए दूसरी बात ये, अधिकतम कितने जनों को दे सकते हैं, अधिकतम कितने जनों को हम दे सकते हैं, कितनों को दे सकते हैं, तो ध्यान रखना अधिकतम जो है हम 3 जनों को दे सकते हैं, ठीक है। पहली महिला कौन थी, पहली महिला जिनको मिला तो वो थी इंदिरा गांधी। अब इंदिरा गांधी और इनके पिताजी इनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू जो थे, इनके लिए एक मतलब बुरी सी ही बात है ना, क्योंकि इन्होंने जो है खुद के राज में खुद ही को जो है भारत रत्न दे दिया था। प्रधानमंत्री जब जवाहरलाल नेहरू थे तो उन्होंने भारत रत्न खुद को दे दिया था, और इंदिरा गांधी ने भी खुद के टाइम पे खुद ही को जो है भारत रत्न दे दिया था। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बातें कोई आपसे पूछ ले तो, ठीक है। और क्या कोई केवल बाहर के नागरिक है ना, यानी फॉरेन यानी विदेशी नागरिकों को मिलता है क्या, तो बिल्कुल 2 जनों को दिया है अभी तक, विदेशी नागरिक। कौन कौन है, 2, तो एक तो है खान अब्दुल गफार खान, आपने बिल्कुल आंदोलन के अंदर इनका नाम सुना होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना। खुदाई खिदमतगार पार्टी वाला जो है आपने देश नाम सुना होगा, तो वो यही खान अब्दुल गफ्फार खान वो है। और एक हमारे काफी ज्यादा जो है जुड़े हुए थे, नेल्सन मंडेला, भारत के साथ काफी अच्छे रिश्ते थे, तो नेल्सन मंडेला और इनको जो है हमने एक एक बार दिया हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। और
साल अगर आपसे पूछ ले तो इनका खान अब्दुल गफार खान का तो है 1987 और इनका है 90। ठीक है, और इस बार का हम किसको दे रहे हैं, तो कर्पूरी ठाकुर जो है इनको हम इस बार का दे रहे हैं। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है नाम, तो नाम आप बिल्कुल इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में पराक्रम दिवस जो है वो कब मनाया गया। कल इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, कल की क्लास के अंदर मैंने इसके अंदर ढंग से समझाया था आपको कि पराक्रम दिवस जो है हम कब मनाते हैं, तो हम मनाते हैं 23 जनवरी को, क्योंकि 23 जनवरी को जो है किसका जन्मदिन आता है, तो सुभाष चंद्र बोस जी का। अब अगर आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा हो तो कल जाके बिल्कुल पढ़िएगा, सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई है कल वाली क्लास के अंदर। ठीक है, तो आज तो हमें आपको ज़्यादा इसके बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप उसके अगर आपको देखनी है तो आप जो है वो कल की क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है वो चीज़ें। पर हम ऐसा देख सकते हैं कि कोई ना कोई जैसे नेता होते हैं या बड़े होते हैं तो इनके जन्म को जो है हम कुछ ना कुछ रूप में मनाते हैं, है ना। तो वही अपन एक बार जो है लिख लेते हैं सारे के सारे, ताकि हमको ध्यान रहे कि किसके जन्म पे जो है हम क्या मनाते हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो वो अपन स्टार्ट करते हैं। और जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी स्वामी विवेकानंद। और क्या मनाते हैं, तो इनके जन्म पे हम मनाते हैं युवा दिवस। ठीक है, और कब मनाते हैं, तो 12 जनवरी। ठीक है, युवा दिवस और 12 जनवरी दिख रहा है ना आपको। चलिए ठीक है। ठीक है, चलिए उसके बाद में आती है महात्मा गांधी। इनकी पुण्यतिथि, मतलब इनकी डेथ हुई थी, पुण्यतिथि। इस दिन हम मनाते हैं शहीद दिवस। वैसे हम भगत सिंह वाले टाइम पे भी मनाते हैं, पर ये भी मनाते हैं ना, शहीद दिवस मनाते हैं। और ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 30 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी को क्या आता है, तो ये आता है शहीद दिवस, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में सरोजनी नायडू, इनका जन्मदिन आता है। सरोजनी नायडू, देखो जिसकी पुण्यतिथि आएगी वो मैं लिख दूंगा, बाकी सबका जन्मदिन है। ठीक है, इस दिन हम मनाते हैं जो हमारा राष्ट्रीय जो महिला दिवस है ना, वो जो है इस दिन मनाते हैं। बाकी अंतर्राष्ट्रीय 8 मार्च है, और राष्ट्रीय महिला दिवस जो है उनके जन्मदिन 13 फरवरी। क्या कह रहा हूँ मैं, राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी किसका जन्मदिन है, तो सरोजनी नायडू का है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम चलते हैं, अब सीधे आएगी राजीव गांधी की जयंती। राजीव गांधी, देखो जो डेथ होगी उस पर अपन जो है वो लिख देंगे। और राजीव गांधी की जयंती जो है वो आती है कब, तो वो आती है आपके 20 अगस्त को, और दिन बनता है सद्भावना दिवस। ठीक है, कौन सा दिवस बनता है, तो ये बनता है सद्भावना, सदु नहीं है, सद्भावना है ना, सद्भावना दिवस। और तारीख है 20 अगस्त। ठीक है, 20 अगस्त को क्या मनाते हैं हम, तो 20 अगस्त को मनाते हैं सर्व जो हमारे जो ये सद्भावना दिवस है वो। उसके बाद में मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद का जो है वो मनाते हैं हम खेल दिवस। और कब, तो 29 अगस्त। 29 अगस्त को क्या मनाते हैं, तो मेजर ध्यानचंद के इसमें तो हम मनाते हैं खेल दिवस। ठीक है, उसके बाद में आपको पता ही है सर्वपल्ली राधाकृष्ण लिख देता हूँ बस, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्ण की बात कर रहे हैं अपन, राधा कृष्ण। और राधा कृष्ण के जन्मदिन पे हम क्या मनाते हैं, तो हम मनाते हैं शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस, तो ये सब आपको पता ही होगा, ये आता है 5 सितंबर को। राधा कृष्ण के बाद में आता है विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया, और विश्वेश्वरैया जो है इस दिन हम मनाते हैं इंजीनियर्स डे, इंजीनियर इंजीनियर दिवस। और ये कब आता है, तो इसके 10 दिन बाद, यानी कि 15 सितंबर को आता है। ठीक है, कब आता है, तो विश्वेश्वरैया का जन्मदिन तो उस दिन आता है हमारे, ये 15 सितंबर के दिन आता है। ठीक है, उस दिन आता है। फिर उसके बाद आता है दीनदयाल उपाध्याय। और इस दिन हम मनाते हैं अंत्योदय दिवस।
और अंत्योदय दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस मनाते हैं हम 25 सितंबर को। 25 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? तो दीनदयाल के इनके दिन तो हम मनाते हैं अंत्योदय दिवस। ठीक है, उसके बाद में फिर हमारे महात्मा गांधी जी का जन्मदिन आता है, और महात्मा गांधी का तो आपको पता ही है, अहिंसा दिवस। और कब आता है अहिंसा दिवस? तो ये आता है 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को क्या आता है? तो ध्यान रखना, अहिंसा दिवस। ठीक है, उसके बाद में आ जाएगा हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब का बर्थडे, और उस दिन हम मनाते हैं स्टूडेंट डे, है ना, एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। और ये अब्दुल कलाम जो है, एपीजे अब्दुल कलाम, और इनके लिए कौन सा दिवस मनाते हैं हम? तो इनके लिए जो दिवस मनाते हैं वो है छात्र दिवस। और छात्र दिवस जो है कब मनाते हैं? तो ये इसके ठीक आपके बाद में, यानी 15 अक्टूबर। ठीक है, 15 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? तो छात्र दिवस जो है वो मनाते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारे पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे अबुल कलाम आजाद, अब्दुल कलाम, अबुल है वैसे ना, अब्दुल नहीं है। तो ये हम मनाते हैं शिक्षा दिवस। और ये जो है हम कब मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं 11 नवंबर को। 11 नवंबर को मनाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम के साहब के टाइम पे ये चीजें। ठीक है, 11 नवंबर। उसके बाद में आ जाते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जी। और नेहरू जी के बर्थडे वाले दिन मनाते हैं हम बाल दिवस। और बाल दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम 14 नवंबर को। 14 नवंबर को मनाते हैं, तो हम मनाते हैं बाल दिवस। अब एक दो बच रहे हैं, तो मैं जो है उधर लिख देता हूँ, ये ध्यान रखना है ना। अभी हमने मनाना स्टार्ट करा है अंबेडकर पुण्यतिथि को। अंबेडकर पुण्यतिथि। ठीक है, क्या मनाते हैं हम? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण दिवस। और ये कब मनाएंगे? तो ये मनाते हैं हम 6 दिसंबर को। 6 दिसंबर दिख रहा है क्या आपको? महापरिनिर्वाण कब मन रहा है? तो 6 दिसंबर को। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई। और उसके बाद में आते हैं चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन। चौधरी चरण सिंह कब आता है? क्या आता है इनके जन्मदिन वाले दिन? तो इनके जन्मदिन वाले दिन आता है किसान दिवस। और किसान दिवस जो है वो कब आता है? तो ये आता है 23 दिसंबर को। ठीक है, और उसके बाद में आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, अभी अभी गया है इनका जन्मदिन। और ये जो आता है सुशासन दिवस। सुशासन दिवस जो है वो कब मनाते हैं? तो हम मनाते हैं 25 दिसंबर को। ठीक है, तो ये कुछ नेता और जिनके जन्म पे जो है कुछ ना कुछ मनाया जाता है। मैंने यहाँ पे जो है एक चीज ऐड करना भूल गया हूँ, आप ऐड कर लेना इसी के बीच में। यहाँ पे जो है इनका नाम लिख लेना आप। जो हमारे पराक्रम दिवस है वो 24 जनवरी, सॉरी, जो है 23 जनवरी जो अभी गया है पराक्रम दिवस, तो वो आप यहीं पे ऐड कर लेना इसके अंदर, है ना। तो और ये टेबल जो है वो आप नोट कर लो, ताकि आपके लिए जो है काम रहेगी। इससे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो ध्यान में आ जाएगी कि कौन सा कब कब जो है कौन कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है। तो वो क्योंकि महत्वपूर्ण भी है, कभी आपसे पूछ ले कोई, तो आप थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अपन चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो हाल ही में केंद्रीय वित्त आयोग जो है इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो देखो, जो हमारे वित्त आयोग है, वित्त आयोग क्या करता है? तो वित्त आयोग जो है, सबसे पहली बात तो वित्त आयोग जो है ये एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था है तो कहीं ना कहीं तो लिखा होगा संविधान में, तो इसके लिए अनुच्छेद 280 लिखा है। अनुच्छेद 280 जो है वो वित्त आयोग से संबंधित है। क्या काम करता है वित्त आयोग? तो केंद्र सरकार के पास में जितना पैसा आएगा उसको किस हिसाब से राज्यों के अंदर बांटा जाए, वो करता है वित्त आयोग का काम, है ना। तो वित्त आयोग का काम क्या है?
तो करों का बंटवारा राज्यों के मध्य, ये इसका एक तो काम हो गया। ठीक है, अब कौन कितने टाइम के लिए बनता है, कितना कार्यकाल है, तो 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। और निर्माण कौन करते हैं, तो निर्माण करता है इसके राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल है, और यहाँ पे राष्ट्रपति हो गए अपने, और राजस्थान में राज्यपाल करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना वित्त आयोग के बारे में। पहला वित्त आयोग कब बना, तो 1951 के अंदर बना पहला। और उसके कौन हेड थे, तो उनका था क्षितिज चंद्र नेगी। क्षितिज चंद्र नेगी जो है पहले के हेड थे। 15वें के हेड कौन थे, तो वो थे एन के सिंह। और अभी बना है 16वां। और 16वां जो है ये कब कौन इसके हेड बने, तो इसके हेड बने हैं अरविंद पनगड़िया। पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया जो है वो बने हैं 15वें के। अच्छा, इनका टाइम पीरियड कब से स्टार्ट हुआ था, 2025 से। ठीक है, अभी तो ये चल रहा है एनके सिंह का, है ना, ये एनके सिंह जो है इन्हीं का चल रहा है 2020 से 25 वाला, तो ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी उसके अंदर अरविंद पनगड़िया का जो है ये कब स्टार्ट होगा, 2025 के अंदर। अच्छा, हमारे राजस्थान में क्या चल रहा है, राजस्थान के अंदर भी है क्या, तो राजस्थान के अंदर भी है। ठीक है, संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई इसी के आर्टिकल है, तो ये ध्यान रखना। और हमारे यहाँ पे जो है अभी कौन सा चल रहा है, तो अभी हमारे यहाँ पे चल रहा है छठा। ठीक है, छठा चल रहा है, और छठे के जो हेड है उन छठे के जो हमारे अध्यक्ष है उनका नाम है प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह, और प्रद्युमन सिंह जो है इनके 2 मेंबर हैं साथ साथ नीचे काम करने वाले। एक का नाम है लक्ष्मण सिंह रावत, और एक है अशोक लाहौटी। ठीक है, तो ये जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके बारे में ध्यान रखना। संवैधानिक संस्था के बारे में अपन ने बात कर ली, सब कुछ जो है मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया। सबसे पहली बात करें अगर हम लीफ एरिक्सन ये है क्या। ठीक है, तो ये एक म्यूजियम संस्था है लीफ एरिक्सन, और लीफ एरिक्सन जो है ये है कहाँ पे, तो ये आइसलैंड के अंदर है। ठीक है, और इन्होंने ये पुरस्कार दिया किसको है, तो इसरो को दिया है ना। और किस लिए दिया है, तो ये अवार्ड दिया गया है चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग जो करी गई है उसके लिए जो है ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, अगर चंद्रमा के बारे में बात करें तो क्या था, तो ध्यान रखना कौन सा मिशन था, तो चंद्रयान जो है वो मिशन था, चंद्रयान 3। ठीक है, और चंद्रयान 3 हमने कब लॉन्च करा, तो हमने लॉन्च करा था 14 जुलाई को। 14 उतरा कब ये, तो 23 अगस्त को। 23 अगस्त को ध्यान रखना अंतरिक्ष दिवस है। अंतरिक्ष दिवस है 23 अगस्त, और 14 जुलाई से इसने उड़ान भरी थी, 23 अगस्त को उतर गया था। और ये 23 अगस्त को जो है कौन सा दिवस मनाते हैं हम, तो इसका ध्यान रखना अंतरिक्ष जो है अंतरिक्ष दिवस जो है वो मनाते हैं। कहाँ से इसको लॉन्च करा गया था, इसको लॉन्च करा गया था सतीश धवन से। और कौन लेके गया था इसको, रॉकेट कौन सा था, अगर हम रॉकेट की बात करें तो रॉकेट का नाम था एल लॉन्चिंग व्हीकल मार्क LVM-3M4, जिसको हम प्यार से इंग्लिश में बोलते हैं फैट बॉय और हिंदी में बोलते हैं बाहुबली। ठीक है, ये काम क्या ध्यान रखना। इसके अंदर जो लैंडर गया है उसका नाम है विक्रम, और जो रोवर गया है उसका नाम है प्रज्ञान। ठीक है, लैंडर विक्रम है, रोवर प्रज्ञान है, सतीश धवन, ये नाम ध्यान रखना। और उसके अंदर जो है अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ पे उतरा है जगह, तो जगह का नाम हमने कर दिया शिव शक्ति, ये भी ध्यान रखना। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट डायरेक्ट प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है, तो PV मुथुवेल उनका नाम है। ठीक है, और इसरो के हेड कौन है, तो इसरो के आपसे हेड पूछ ले, इसरो के हेड, तो इसरो के
अध्यक्ष का नाम है, इसरो अध्यक्ष का नाम है एस सोमनाथ। क्या नाम है? एस सोमनाथ। इन्होंने अभी अपनी एक जीवनी लिखी है और जीवनी का नाम है निवालू कुदीचा सीमांगल। निवालू कुदीचा सीमांगल मलयालम भाषा के अंदर लिखी इन्होंने, ध्यान रखना, मलयालम। ठीक है, अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेट करो तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेट है लॉयन, दिख रहा है ना आपको, लॉयन दैट ड्रैंक मूनलाइट। ये जो है ये बेसिक जानकारी। और मैं अगर आपको देना चाहूँ, और अगर हमने बात करें, ये तो ध्यान रखना चंद्रयान इससे गया था, अगर आपसे पूछ ले कोई कि आदित्य L1 मिशन किस रॉकेट से हमने लॉन्च करा था, तो ध्यान रखना PSLV-C57। ये आजकल क्या है कि रॉकेट के क्वेश्चन खूब पूछ रहे हैं कि कौन सा किससे हमने लॉन्च कराया, तो ये थोड़ा सा आप जो है इसके बारे में ध्यान रखना, ये काफ़ी बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भाई बातें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे जो है यूरोप के सर्वश्रेष्ठ शतरंज जो है इसके लिए अवार्ड दिया गया है। तो इनका जो नाम है, तो इनका नाम ध्यान रखना, और इनका नाम है बौद्धना शिवानंद। और वैशाली रमेश बाबू के बारे में ध्यान रखें, वैशाली रमेश बाबू जो है ये भी हाल ही के अंदर जो है अपने ग्रैंड मास्टर बनी है, तो ये ध्यान रखना। और ये जो है अभी रिसेंट के अंदर ग्रैंड मास्टर बन गई है, 84वीं है ना, 84 नंबर की बनी है, ये 84 ग्रैंड मास्टर है। ठीक है, 84 नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है कौन? वैशाली आपके रमेश बाबू, इनका नाम ध्यान रखना। इनके भाई प्रागनंदन रमेश बाबू जिन्होंने नंबर 1 खिलाड़ी बन चुके हैं, है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 84 ग्रैंड मास्टर का नाम भी ध्यान रखना, वैशाली रमेश बाबू। उसके बाद में ISPL, ISPL क्या है? तो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग, इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग एक हो रहा है T10 जैसा, T20 देखा ना आपने, उसमें जो है 10-10 ओवर का जो है इसके अंदर मैच है। और ये वाली जो टीम है इसके अंदर अगर हम बात करें अभी, तो इस टीम को जो है अब बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टीमें जो है इसके अंदर खरीद ली है। और अभी जो है इसको रिसेंट के अंदर अमिताभ बच्चन ने जो मुंबई की टीम है वो इसके अंदर खरीदी है। ठीक है, तो अभी ये इवेंट होने वाला है 2 से लेकर 9 मार्च तक, और क्रिकेट का मैच रहेंगे इसके अंदर 10-10 ओवर के। ठीक है, तो ये जो है वो हमारी क्लास थी आज की। और आपको उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी, अगर लगी हो तो प्लीज़ क्लास को जो है आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और अगर कोई सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अभी के लिए तो मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।